हेलो एवरीवन। देखिए, अगर आप बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और आज इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, अमलगमेशन ऑफ कंपनी। देखिए, ये होता क्या है, सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लो कि ए नाम की कोई कंपनी है और बी नाम की कोई कंपनी है, ठीक है। इन दोनों ने कहा कि आपस में फाइट करने से अच्छा है कि हम एक नई कंपनी दोनों मिलकर शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो जो एक नई कंपनी हम दोनों मिलकर शुरू करेंगे, उस कंपनी का नाम कुछ डिसाइड कर लेंगे। मान लो कि ए बी कंपनी हमने रख दिया, कुछ भी, ठीक है ना। जैसे हीरो है, हालांकि वो अलग है अभी, लेकिन जैसे मान लो कि हीरो है और होंडा है। अगर दोनों कंपनी को आपस में मिलाकर हीरो होंडा फिर से कर दिया जाए तो उसी को कहेंगे अमलगमेशन। एक कंपनी जब स्थापित होती है तो उस कंपनी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें का मतलब एक शेयर होल्डर के कुछ फंड होते हैं, उसके बाद कुछ लायबिलिटी होती है, कुछ एसेट होते हैं, ठीक है ना। कुछ प्रॉफिट रखा रहता है, कुछ रिजर्व रखा रहता है। आपको ये देखना होगा कि आप उन तमाम चीज़ों का कर क्या रहे हैं, ठीक है। अगर आप दोनों कंपनी को मिलाकर एक नया कंपनी बनाएंगे, या एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेगा, या एक ही कंपनी अपना बिजनेस को विस्तार कर एक नए तरीके से बिजनेस शुरू करेगा, तो जो पुरानी वाली कंपनी है वो हर हाल में डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगी, हर हाल में डिसोल्यूशन हो जाएगा उस कंपनी का। जो कंपनी अपने वजूद को ख़त्म कर लेगी, ठीक है, और दूसरी कंपनी के साथ या तो मर्ज हो जाएगी, या वो अपनी ही पुरानी कंपनी को ख़त्म करके एक नए तरीके से बिजनेस को शुरू करेगी, या फिर दो या दो से अधिक दो कंपनी आपस में मिलकर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करेगी, नई कंपनी का निर्माण करेगी। उसी को हम लोग अमलगमेशन कहते हैं। इसमें होता क्या, इसमें होता ये है कि एक जो कंपनियां होती है एक नई कंपनी में जब जाएंगी, ठीक है, तो अपनी कंपनी को फाइनली वो क्या कर लेगी, डिसॉल्व कर लेगी, ठीक है। क्या कर लेगी, डिसॉल्व कर लेगी। और आप जानते हैं कि किसी भी संस्था को डिसॉल्व करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। कौन सा अकाउंट बनाया जाता है भाई, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। मतलब डिसोल्यूशन का काम यहाँ भी किस माध्यम से होगा, रियलाइजेशन के माध्यम से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि एक वो कंपनी होगी जो अपनी कंपनी को बेच रही है, जिसको हम वेंडर कंपनी कहेंगे, और एक वो कंपनी होगी जो उसकी कंपनी को ले रही है, उसको हम परचेजर कंपनी कहेंगे। क्या कहेंगे, परचेजर कंपनी कहेंगे। याद रखना है इस बात को। इसमें सबसे बड़ा लोचा ये है कि आपको ये समझना होगा, एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को टेक ओवर करेगी, ठीक है, या मर्ज हो जाएगी, या अपनी कंपनी को ख़त्म करके एक नए सिरे से बिजनेस शुरू करेगी, तो ऐसे कंडीशन में उस कंपनी का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, ठीक है। ये वैल्यू क्या होता है, तो उसी को हम कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। मतलब अगर कोई कंपनी किसी कंपनी को परचेज कर लेती है, उन्हें साथ मिला लेती है, या तीसरी कंपनी, दो कंपनी मिलकर कोई तीसरी कंपनी बनाती है, तो उन दोनों कंपनी को अपने अपने वैल्यू होते हैं, जिसको हम लोग परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको ज़रूरी है समझना और निकालना पड़ेगा। हर वो कंपनी, हर वो स्थिति जहाँ पर अमलगमेशन हो रही है, हर वो स्थिति जहाँ पर एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो जाएगी, हर वो स्थिति जहाँ पर एक कंपनी अपनी कंपनी को ख़त्म करके एक नई कंपनी बनाएगी, वहाँ पर उस कंपनी का वैल्यू डिसाइड होगा कि उस कंपनी के पास कितना पेमेंट उसको देना है, ताकि वो उस कंपनी की सारी एसेट को हम परचेज कर लें, ठीक है, या हम ले लें, ठीक है। तो इसमें एक होती है ट्रांसफर कंपनी, जो अपने बिजनेस को ट्रांसफ़र कर रही है कंपनी को, उसको वेंडर कंपनी भी कहेंगे। एक होता है ट्रांसफरी कंपनी, या उसको परचेजर कंपनी भी कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर परचेजर कंपनी या वेंडर कंपनी के नाम से जानेंगे। वेंडर कंपनी वो जो अपना बिजनेस ट्रांसफ़र, अपना कंपनी ट्रांसफ़र कर दे रही है, और परचेजर कंपनी वो जो किसी और के बिजनेस को आपस में वो ले रही है, ठीक है। मतलब वो अपनी कंपनी में शामिल कर ले रही है, राइट ना। इसको हम लोग अमलगमेशन के टर्म में इतनी काम हमको करनी है। एक तो हमें ये देखना है कि उसका मेन मकसद हमारा ये है कि किसी कंपनी को किसी कंपनी के द्वारा अगर ले लिया जाता है, या दो कंपनी मिलकर किसी नई कंपनी का निर्माण करते हैं, तो उस कंपनी का जो वैल्यू है, जो बनेगा, चूँकि भाई कंपनी बंद हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, जिस वैल्यू पे उसे उसकी कंपनी को ले लिया जाएगा, राइट। तो यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है कि वेंडर की कंपनी में क्या एंट्री होना है,
किस तरीके से उसका एसेट डिसॉल्व होगा, किस तरीके से उसके शेयर होल्डर किस तरीके से उस कंपनी में वापस चले जाएंगे, ठीक है। जो कंपनी उस कंपनी को ले लेगा। समझिए, अगर एक कंपनी बी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, ठीक है, तो बी कंपनी के जितने भी एसेट हैं सब इसके हो जाएंगे, बी कंपनी के लायबिलिटी इसके हो जाएंगे, बी कंपनी में जो ऑनर है, शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर क्या होते हैं, ऑनर होते हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वही ऑनर होते हैं कंपनी के, ठीक। वो अब इसके ऑनरशिप में चले आएंगे और बी कंपनी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बस आपको ये समझना है। तो सबसे पहले ये समझना है कि कंपटीशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन क्या होता है। भाई परचेज कंसिडरेशन हम कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में तो ये दे दे कि भाई आपका जो कंपनी है हम इतना में ले लिए, ठीक है, 5 करोड़ में हमने आपकी कंपनी को ले लिया, तो उसको कहते हैं नेट परचेज मेथड, जो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। अगर वो दिया हुआ है तो जितना वो दिया हुआ है उतने के हिसाब से उसको पेमेंट कर दिया जाएगा जो वेंडर कंपनी है, ठीक है। परचेजर कंपनी उतने के हिसाब से उसको पे कर देगी। लेकिन अगर नेट परचेज मेथड से मतलब एक वैल्यू नहीं दिया है ना, या तो ये कह दे कि भाई उसकी संपत्ति को हमने इतना हिसाब से पेमेंट करके सारी बिजनेस को हमने परचेज कर लिया, ठीक है, उसके बिजनेस को हमने परचेज कर लिया, उसकी कंपनी को हमने परचेज कर लिया, मतलब किसके, वेंडर की कंपनी को परचेज कर लिया गया और एक रकम दे दिया गया भाई पेमेंट के रूप में हो गया, या उसके जो शेयर होल्डर है वो हमने ले लिए कि भाई हम हमारे शेयर होल्डर बनकर आप हमारी कंपनी में आ जाइए। तो ये होता है नेट परचेज मेथड। लेकिन अगर आपको नेट परचेज मेथड नहीं दिया हुआ है तो आपको नेट एसेट मेथड से निकालना पड़ेगा। तो नेट एसेट मेथड का मतलब ये होता है कि आपके पास जितनी संपत्ति है वो और आपके पास जितना कर्जा है वो हम घटा लेंगे, ठीक है। मान लो कि आपके पास जो वेंडर कंपनी है उसके पास 40,000 की संपत्ति है, मान लो, ठीक है, अब 10,000 का कर्ज है, तो हम जो उसको नेट परचेज में पेड करेंगे, उसके बिजनेस को हम परचेज कर रहे हैं, उसके बदले में मात्र हम 30,000 उसको पे करेंगे, क्योंकि उसके कर्ज को भी हम ही चुकता करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक बात आपको जानना है कि ओनली पेमेंट्स टू शेयर होल्डर आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। सिर्फ शेयर होल्डर को जो हम पेमेंट करेंगे, मान लो फिर से समझो, ए कंपनी है, बी कंपनी है, मान लो कि ए कंपनी इस कंपनी को हायर कर लेती है, ठीक है, मतलब ले लेती है, अपने साथ मिला लेती है, ठीक है। तो ए कंपनी अगर इसके द्वारा किए गए लोन को पेड कर रही है, उस लोन का पैसा तो इसने एसेट में से ऑलरेडी काट लिया, जो एक कंपनी इसके लोन को पेड करेगी। एक कंपनी को क्या पेड हो रहा है, तो एक कंपनी को वही पैसे पेड होंगे जो इसके शेयर होल्डर को होते हैं, ठीक है। कंपनी का ओनर क्या होता है, शेयर होल्डर होता है। तो ये बात कहा गया। अगर वेंडर कंपनी की कोई लायबिलिटी आप पेड कर रहे हैं तो वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है, वो परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं। परचेज कंसिडरेशन में वही आएगा जो आपने उसके ओनर को पेड किया है, ठीक है। बात समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको अकाउंटिंग सिखा रहा हूँ मैं कि किस तरीके से आप अकाउंटिंग करेंगे वेंडर कंपनी के यहाँ, ठीक है। तो वेंडर कंपनी क्या करेगा, अपने पास जितने भी एसेट है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। तो इसके लिए एंट्री करेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट अकाउंट। इसको याद रखना है। एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट जब भी ट्रांसफ़र होगा तो अपनी जगह छोड़ देगा और वो क्रेडिट में आ जाएगा, और उसकी जगह पे वो आ जाएगा जिसको इसने ट्रांसफ़र करा है। तो एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सन्ड्री एसेट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये अपोजिट एंट्री हो जाएगा। तो ये 2 एंट्री आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर आगे बढ़िए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक देखते हैं। तो आपने देखा है कि ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जो हमारे पास एसेट है उसमें से वेंडर कंपनी का मतलब जो अपनी कंपनी को डिसॉल्व कर रही है, एक परचेजर कंपनी है जो इसकी कंपनी को परचेज कर लेगी, ठीक है। तो जो परचेजर कंपनी है वो उसके एसेट को टेक ओवर करके परचेज कंसिडरेशन बनाकर दे देगी, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन का मतलब उसके एसेट उसके लायबिलिटी को माइनस करके वो परचेज कंसिडरेशन करके वो दे देगी, ठीक है। मतलब वेंडर कंपनी को परचेजर कंपनी दे देगा कि ले भाई इतना पैसा ले ले, बाकी सब संपत्ति आप हमारी और बाकी सारे कर्ज हमारे, ठीक है। कर्ज आपका हम पे कर देंगे, संपत्ति हम आपका रख ले रहे हैं और आप इतना पैसा रख लो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि जो परचेजर कंपनी है वो कह दे कि हम कोई एसेट नहीं लेना चाहते, तो कोई एसेट अगर नहीं लेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट के माध्यम से आप उस एसेट को बेच लोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मान लो वेंडर कंपनी का कोई एसेट परचेजर कंपनी नहीं लेता है तो वेंडर कंपनी रखे रहेगा कि उसको बेच लेगा, उसको बेचकर अपने अकाउंट में रियलाइजेशन अकाउंट में पैसे ले आएगा। मतलब ये है कि रियलाइजेशन अकाउंट में सारा फोकस आपको रखना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद उसी तरीके से अगर कोई लायबिलिटी वो नहीं टेक ओवर करना चाहता है तो हम उसको लायबिलिटी को भी पेड करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, ठीक है। उसके बाद अब ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई एक्सपेंसेस होता है, ठीक है, चूँकि आप जानते हैं लिक्विडेशन का काम हो रहा है तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हो सकता है, ठीक है। जब एक्सपेंसेस होता है माय डियर, तो याद रखना है कि एक्सपेंसेस के कुछ कंडीशंस हैं। एक्सपेंसेस का पहला कंडीशन ये है कि एक्सपेंसेस अगर ट्रांसफर कंपनी मतलब वेंडर कंपनी खुद पे करेगा तो सिंपल है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उसके बैंक से जो पैसे जा रहे हैं वो उसके अकाउंट से चले जाएंगे जो वेंडर कंपनी है, ठीक है, बस समझ गए। उसके बाद अगर इफ़ दिस एक्सपेंसेस आर पेड बाय परचेजिंग कंपनी डायरेक्टली, परचेजिंग कंपनी खुद वो पे कर देगा तो उसका एंट्री हमारे मतलब वेंडर के अकाउंट में नहीं होगा, उसके वेंडर को कोई लेना देना नहीं। परचेजिंग कंपनी को इतनी जल्दी है कि वो सारे खर्चे खुद पे करके सारा संपत्ति वो उठा ले जाना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए कोई एंट्री पास करने की ज़रूरत आपको नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एक्सपेंसेस फॉर्म का जो है पेड करता है ट्रांसफ़र कंपनी और उसको जो है सो ट्रांसफ़र ही कंपनी के द्वारा उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा वो अकाउंट में से बैलेंस, ठीक है। तो ऑन द पेमेंट ट्रांसफ़र ऑफ कंपनी, ट्रांसफ़र कंपनी अगर वेंडर परचेजिंग कंपनी, ट्रांसफ़र कंपनी का मतलब वेंडर कंपनी अगर परचेजर कंपनी को ये पैसा ये खर्चा ट्रांसफ़र करता है तो क्या होगा, तो ट्रांसफ़र कंपनी ट्रांसफ़री कंपनी मतलब जो परचेजर कंपनी है तो परचेजर कंपनी को डेबिट करेंगे टू रियलाइजेशन करेंगे अगर ऐसा होता है तो, और जब उससे पैसे मिल जाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट हम कर लेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप एक्सपेंसेस का पेमेंट कर पाओगे। बाकी आप देखिए कि सारा जो एसेट और लायबिलिटी का कैलकुलेशन करके जो उससे पैसे मिलने वाले हैं हमको किससे, वेंडर कंपनी अपना बिजनेस को डिसॉल्व कर रहा है तो जो परचेजर कंपनी उससे जो पैसे मिलने वाले हैं उस पैसे का नाम है परचेज कंसिडरेशन। तो ये जो रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी पैसा परचेज कंसिडरेशन वाला है इकट्ठे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर क्या करेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट को बंद कर देंगे, और जब रियलाइजेशन अकाउंट को बंद कर देंगे तो एंट्री होगा प्रॉफिट अगर होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स में, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कंपनी का ओनर है वो इक्विटी शेयर होल्डर ही है, तो रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस हम इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर लॉस होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को डेबिट करना और टू रियलाइजेशन अकाउंट करना, तो नोट करो इसे, वीडियो को पॉज करके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि परचेज कंसिडरेशन रियलाइजेशन अकाउंट के माध्यम से हमने सारा पैसा जो उसको देना है किसको, अब ये वेंडर कंपनी चल रहा है मतलब परचेजर कंपनी को जो देना है पैसा उसको हमने ट्रांसफ़र करके छोड़ दिया था। अब ये परचेजर कंपनी क्या करेगा, वो हमको पैसा देगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, कभी कभी ये प्रेफरेंस शेयर को परचेज कर लेते मतलब टेक ओवर कर लेगी, भाई हम प्रेफरेंस शेयर को भी पेमेंट कर दे रहे हैं, इक्विटी शेयर को भी पेमेंट कर देते हैं। इस रूप में जितने पैसे वो हमको देगा, कैश में देगा, प्रेफरेंस शेयर के अकॉर्डिंग देगा, इक्विटी शेयर के अकॉर्डिंग देगा, मतलब अपने यहाँ हिस्सेदारी देगा। जैसे मान लो कि ए कंपनी परचेजर है, बी कंपनी वेंडर है, वेंडर के जितने भी शेयर होल्डर है, ए कंपनी कह रहा है तुम मेरे यहाँ आ जाओ, ठीक है ना, तो मतलब इसके सब कुछ टेक ओवर ही ये कर लेगा, तो यही हो गया परचेज कंसिडरेशन। मैंने आपको क्या कहा था, परचेज कंसिडरेशन वो सारे पैसे आएंगे वही आएंगे जो ऑनर को दिए जा रहे हैं, राइट ना, और टोटल कर देंगे परचेजिंग कंपनी को क्रेडिट में। तो इसको आप नोट कर लीजिए, अगर हमें परचेज कंसिडरेशन का पैसा रिसीव होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस परचेजिंग अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इन परचेजिंग कंपनी में जितने हमारे इक्विटी शेयर जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इक्विटी शेयर कितने जाने चाहिए, एक शर्त ये है कि 100% में से कम 90% इक्विटी शेयर वाले जो हैं वेंडर कंपनी के वो चले जाने चाहिए परचेजिंग कंपनी के अंदर, ठीक है, ये आपको याद रखना। तो अगर परचेज कंसिडरेशन जो हमने बेच दिया, हमने सारे बिजनेस को बेच दिया, उसके बदले में जो परचेजिंग कंपनी हमको देगी उसको हमने रियलाइजेशन अकाउंट के माध्यम से परचेजिंग कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया। अब वो हमें पैसा देगी तो उसके अकाउंट से हम रिसीव करेंगे कैश में या शेयर में, उसको रिसीव करके टू परचेजिंग कंपनी को क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि मान लो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले जो है उसको पेमेंट करना है, क्योंकि इक्विटी शेयर वाले तो जा सकते हैं लेकिन प्रेफरेंस शेयर वाले ना जाएं तो उनको पेमेंट करना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस शेयर
का जितना कैपिटल अकाउंट है उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर फंड में ट्रांसफ़र करके फिर उसको हम पेमेंट कर देंगे। तो इसका एंट्री आप पास कर लेंगे कि फॉर ट्रांसफरिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट फंड अकाउंट, ठीक है। उसके बाद पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट हम जब करेंगे तो दो बातें होती हैं, या तो आप ज़्यादा करके पेमेंट करोगे या कम करके पेमेंट करोगे। तो ज़्यादा करके पेमेंट करोगे तो आपके लिए लॉस है, और कम करके करोगे तो वेंडर के लिए प्रॉफिट है। तो वेंडर कंपनी के लिए प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्काउंट मिल जाएगा तो चूँकि आप जान रहे हैं कि प्रॉफिट भी हो रहा है, लॉस भी हो रहा है, और आपके पास सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के नाम पे रियलाइजेशन अकाउंट है, ठीक। तो ये पैसा आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे। अगर आपको लॉस हो रहा है, लॉस कब होगा भाई? मेरे ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं ये पैसा बढ़ा कर ले रहे हैं, तो ये लॉस है, टू बैंकर के पेड कर देंगे। तो ये जो पैसा है प्रीमियम वाला, ये जो लॉस है, ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसी तरीके से अगर वो डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 10,000 का प्रेफरेंस शेयर होल्डर है और 9,000 ही हम उसको पेड कर रहे हैं, तो 1,000 का हमको डिस्काउंट मिल गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट की तरह ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपने अभी तक देखा एसेट और लायबिलिटी का कैलकुलेशन। बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है बिजनेस में, कंपनी में, जो ऑनर से रिलेटेड होती है, ठीक है। और ऑनर से रिलेटेड कोई भी काम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं करते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें ऑनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। मतलब ये है कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे। कंपनी के जो वास्तविक ऑनर होते हैं वो इक्विटी शेयर धारक होते हैं, राइट। तो शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं सब जो इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डर है, इक्विटी शेयर होल्डर है, उसको क्रेडिट करके, चूँकि ये सारी जो प्रॉफिट है इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसको उठा के डेबिट कर देंगे और इसकी जगह पे इक्विटी शेयर होल्डर्स कर देंगे और ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है। वेरियस फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व, पीएल स्टेटमेंट अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व है, डिविडेंड रिसीव फंड है, ठीक है, इक्वलाइजेशन फंड है, इंश्योरेंस फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, ठीक है, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड है, राइट ना। सिक्योरिटीज प्रीमियम है, जो आपके पास प्रॉफिट का एक पार्ट है, फॉर फीचर है, प्रॉफिट का पार्ट है, अदर वर्क ऑनरशिप फंड है, जितने भी हैं सबको डेबिट कर दीजिए। और शेयर होल्डर फंड को, इक्विटी शेयर होल्डर फंड को, चूँकि इक्विटी शेयर होल्डर ही धारक ही आपके वास्तविक स्वामी हैं, ठीक है, उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज कर करके, और इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा बिजनेस में और भी लॉसेज होते हैं, हमने उसको एक कृत्रिम संपत्ति की तरह मानकर एसेट अकाउंट में दिखाया हुआ होता है, लेकिन वो एसेट होते नहीं हैं, वो ऑनर का लॉस है, राइट ना। तो जो ऑनर का लॉस अगर होता है रखा हुआ बैलेंस शीट में, तो उस समय ऑनर को देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ऑनर जो होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। तो ऑनर को अगर लॉस दे रहे हैं, लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, लॉस का अगर डेबिट बैलेंस होता है तो ऑनर को डेबिट करिए, और जो डेबिट बैलेंस है उसको उठा के नीचे कर दीजिए और ऑनर में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, अगर लॉस है तो डेबिट बैलेंस वाले को लॉस कहते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो भी है वो लॉस है। डिस्काउंट एंड इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, ये लॉस है। अंडर राइटिंग कमीशन है, ये लॉस है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, ये सब लॉस है। इसको आप ट्रांसफ़र करके नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो शेयर होल्डर फंड है, अगर कुछ पैसे बच गए शेयर होल्डर फंड को जो देना है, मान लो कि शेयर होल्डर फंड इसमें से मान लो कि 90% ट्रांसफ़र हो गया परचेजिंग कंपनी में, बाकी को अगर पेमेंट करना पड़ गया तो यहाँ पर टू बैंक करके पेड करेंगे। ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपको अकाउंट्स कौन कौन बनाने पड़ सकते हैं? आपको अकाउंट्स बनाने पड़ सकते हैं भाई, रियलाइजेशन अकाउंट तो मस्ट है। जो हमारा कंपनी परचेज कर रहे हैं उसका अकाउंट बनाएंगे। प्रेफरेंस होल्डर को अगर पेमेंट करना पड़े तो पेमेंट का उसका अकाउंट बनाएंगे। इक्विटी शेयर होल्डर का तो अकाउंट हर हाल में बनेगा। शेयर होल्डर फंड का अकाउंट भी हर हाल में बनेगा टोटली, और बैंक अकाउंट तो लास्ट में बनेगा ही बनेगा। और जैसे ही बैंक अकाउंट बना देंगे, हमारा जो कंपनी है वो डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो समथिंग आप देख रहे होंगे किसी न किसी तरीके से अगर अमलकमिशन होती है तो एक जो रनिंग बिजनेस है उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और डिसोल्यूशन तो आपको उन्हें पार्टनरशिप में भी पढ़ा है। तो इसमें क्या है, पार्टनरशिप वाला डिसोल्यूशन और इसमें फ़र्क ये है कि पार्टनरशिप वाला जो डिसोल्यूशन होता है उसके में सारे एसेट हम किसी अदर लोगों को बेच देते हैं, आम आदमी को, ठीक है। जो जिसको लेना है, पार्टनर लेना चाहता है पार्टनर को दे देते हैं। लेकिन इसमें हम सारे एसेट, लगभग सारे एसेट हम
जो परचेजिंग कंपनी है उसको देते हैं, उसके बदले में वो हमको परचेज वैल्यू देता है, जिसको हम परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। ठीक है, यही आपको थोड़ा समझना है। आप दोबारा चाहें तो इसे नोट कर लें, ये मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर करके नोट कर लीजिएगा और थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। बाकी वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिए। अब जल्दी ही हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर आएंगे। 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जो आपका मिथिला यूनिवर्सिटी है उसके अंदर। ठीक है, जो आपका ऑनर्स पेपर होता है, कॉर्पोरेट अकाउंट का ये टॉपिक है, आपके ऑनर्स पेपर का ये टॉपिक है और एमल्गमेशन से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको इससे अगर आपने बनाना सीख लिया तो 20 मार्क्स आपके पक्के। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पॉज कर करके नोट कर लीजिए यहाँ तक। आज हमने आपको सिखाया है वेंडर कंपनी के अकाउंट में किस तरीके से अकाउंटिंग होती है। मिलते हैं जल्द ही, बाय, टेक केयर।